कक्षा 8 राजनीति विज्ञान का एक हिस्सा नागरिक शास्त्र में आपका स्वागत है। कक्षा 8 के सभी विद्यार्थी आज सामाजिक विज्ञान का नागरिक शास्त्र के पहला अध्याय पढ़ेंगे, भारतीय संविधान। इस अध्याय में हम को बताएंगे कि भारतीय संविधान क्या है और ये क्यों जरूरी है। हम पहले इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि पहले आपको पाठ समझ में आ जाए। जो विद्यार्थी जिनके पास किताबें नहीं हैं, उनकी सहायता के लिए प्रयास किया गया है कि वो किताबें भी उनको मुहैया हो जाएं और वो पढ़ भी लें, क्योंकि किताबों की पूरी सप्लाई बाज़ार में हो नहीं पाई है। सभी बच्चों के पास किताबें नहीं हैं। बाज़ार में जब तक आपूर्ति होती है तब तक हम जो है आपको PDF माध्यम से पढ़ाएंगे। उसके बाद में आपको लेक्चर पद्धति से जो है आपको पाठ पढ़ाया जाएगा। प्यारे बच्चों, इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात की शुरुआत करते हैं। आप में ज़्यादातर बच्चे इस खेल के बारे में सुना होगा, बहुतों ने खेला भी होगा। जैसा कि इसके नाम से अंदाज़ा लगाते हैं, यह खेल पैरों से संबंधित है। फुटबॉल का एक नियम है कि गोलकीपर के अलावा कोई गेंद खिलाड़ी की बाह को छू जाए। अगर किसी खिलाड़ी की बाह गेंद को छू जाती है तो इससे फाउल या गलत माना जाता है। कहने का मतलब है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थामने लगे तो उससे खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इसी तरह हॉकी या क्रिकेट के दूसरे खेलों में भी कुछ नियम तय होते हैं। इन नियमों को कि खेल को परिभाषित करने के और अलग अलग खेलों के बीच फर्क करने में मदद मिलती है। इन खेलों की तरह हम समाज के भी कुछ मूलभूत नियम, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स होते हैं और उन्हीं से समाज के स्वरूप तय होते हैं और अलग अलग समाजों के बीच फ़र्क पता चलता है। बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं और वहाँ नियमों को आम सहमति के लिए जारी किया जाता है। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस लिखित दस्तावेज में ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहते हैं। तो आपने पहले अध्याय में क्या पढ़ा? पहले अध्याय में अपने जो हमारा लेखक है वो हमें एक सिस्टम के माध्यम से बताना चाहता है कि किस तरीके से जो है वह अपने कार्य को अंजाम दे सकता है। देखिए, कोई भी खेल हो या कोई भी व्यवस्था हो या कोई भी जगह हो, खेल ही क्यों, हम स्कूल के बारे में अगर आप कह सकते हैं कि स्कूल में अगर जब तक कोई व्यवस्था नहीं होगी, जब तक नियम नहीं होंगे, जब तक कोई कानून नहीं होंगे, तब तक स्कूल जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से स्कूल नहीं कहला पाएगा। स्कूल को स्कूल कहलाने के लिए ज़रूरी है कि उसमें नियम हो और जहाँ पर ये जिस रूल बुक में नियम लिखे रहते हैं उसे निश्चित रूप से संविधान कहते हैं। संविधान का मतलब ही क्या होता है? सविधि व्याख्यान, मतलब विधि की व्याख्या जो इस पुस्तक में की जाती है वो संविधान कहलाती है। कक्षा 6 और 7 में सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में हम भारतीय संविधान पर चर्चा कर चुके हैं। इन किताबों को पढ़कर क्या कभी सवाल आपके भीतर पैदा हुआ है कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? क्या आप यह जानने की कोशिश भी की कि संविधान कैसे लिखा गया या उसे किसने लिखा? इस अध्याय में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। ये बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में इनमें कुछ बातों पर जोर दिया गया है। देखिए, अब जो आपके सामने तस्वीर दिखाई दे रही है ये भारतीय संविधान सभा की है। जिस समय भारत का देश आज़ाद हुआ उस समय संविधान बनाया गया, उस संविधान के लिए एक सभा बनाई गई जिसे संविधान सभा कहा गया। तो इस संविधान सभा में मतलब ये क्या है? 1934 में अगर हम पढ़ें, 1934 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तेज हो गई थी। अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। पृष्ठ 2 पर दिए गए चित्र में संविधान सभा के कुछ दृश्यों को दिखाया गया है। दिसंबर 1946 में से नवंबर 1949 के बीच में संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया।
150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष में से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के नामों के बारे में आप इसी अध्याय में पढ़ेंगे। बगल में जो चित्रावली दी गई है, चित्र दिया गया, उसमें आप देख पा रहे हैं कि संविधान सभा का चित्र है। उसमें देश के पहले भावी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है अपने संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं, बता रहे हैं। आज की दुनिया के ज़्यादातर देश अपने देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके सब पास संविधान जरूर होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देशों को अपनी इच्छाओं और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय होते हैं, उसके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे सारे मुद्दे पर एक दूसरे से सहमत हो। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश में सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किसकी होगी, बल्कि उन आदर्शों को भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिससे पूरा देश की रक्षा की जानी चाहिए। ये संविधान के बारे में बताया गया है। देखिए, संविधान सभा में संविधान के बारे में जिक्र किया गया था, जैसा कि पीछे बताया गया था चित्र 2 के अंदर। अब इस पेज पे देखिए। अब हम संविधान के कुछ ज्वलंत मुद्दों के बारे में आपकी सोच, आपके विचार साझा करते हैं। जैसा ये भारतीय संविधान का वृत्त चित्र है, और उसके बाद में भारतीय संविधान सभा को बनाने के लिए ऐसा नहीं कि संविधान सभा बड़ी सरलता से बन गई, संविधान सरलता से बन गया। देखिए, घर में कोई नियम बनाया जाता है तो उस नियम के लिए 2 लोग उसके पक्षधर होते हैं, और निश्चित रूप से एक आधा ऐसा व्यक्ति भी होता है जो उसके पक्ष में नहीं होता है। तो ये पक्ष और विपक्ष की लड़ाई जो है वह संविधान के अनुरूप, संविधान की व्यवस्था समीक्षा के अनुसार होती है। नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जन संघर्ष हो चुके हैं। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल तक कायम रही। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांवों में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर देश की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौतों पर दखल किया। इन समझौतों में आम लोगों को लोकतंत्र के अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल यह आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंचा। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर दी गई छोटी मोटी रियासतों को नामंजूर कर दिया। आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल में लोकतंत्र बनाया गया। 2006 में लोकतंत्र की मांगों को चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन के दृश्य के ऊपर चित्र हैं। देखिए, अब हम नेपाल की बात करते हैं। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, और यहाँ पर पहले राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब देखो बच्चों, राजतंत्र वह होता है जहाँ पर राजा जो है अपनी शासन सत्ता पर राज करता है। और इसमें राजतंत्र में क्या खास बात होती है कि इसमें किंगशिप होती है। इसमें मतलब राजा के मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी जो होता है वह एक आम जन न होकर राजा के रक्त का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है, निश्चित रूप से उसका बड़ा बेटा जो होता है वह इस गद्दी पर आसीन होता है, इस गद्दी के ऊपर बैठता है, राजतंत्र कहलाता है वह। और इसमें राजा का चयन जो है वो जनता करने की बजाय मतलब एक नियति ही तय कर देती है। जो बड़ा बेटा पैदा होगा निश्चित रूप से वह इसका अधिकारी होगा। इन बातों का क्या मतलब, आगे पढ़ते हैं, इन बातों का क्या मतलब है यह समझने के लिए आइए 2 बिल्कुल अलग परिस्थितियों पर गौर करें। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के तादा
इतिहास की घटना है। समाचार के पन्नों समाचार के पन्नों पर समाचार पत्रों के माध्यम से जो ऊपर दी गई खबर को बताया गया कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है। सवाल यह उठता है कि जब नेपाल ने पहले से ही संविधान था तो उसके नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतांत्रिक देश था, वहाँ राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस संविधान सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिली। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें आदर्श नहीं थे। वे नेपाल के लिए वे नेपाल के लिए चाहते थे, जिसके लिए वो लड़ते थे। जिस तरह से हमने पहले फुटबॉल के उदाहरण से बताया कि इसके अंदर नियम होते हैं और नियम बदले तो खेल बदल जाता है, व्यवस्था बदल जाती है। उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश में के लिए एक नया संविधान अपनाया। ऊपर के चित्रों के साथ में दिए गए अंश को लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया है कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्री परिषद के हाथ में रहेगी। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति और राज्य व्यवस्था चुनी है, वहां का निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका निभाता है। लोकतंत्र में हम अपने नेता को खुद चुनते हैं ताकि हमारी और वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ में इस्तेमाल कर सके। फिर इस बात की संभावना हमेशा बनी रहती है कि नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृति से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। राजनेताओं के द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ में भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण नीचे दी गई चित्र कथा पट में देखा जा सकता है। देखिए, एक आपके सामने एक चित्र कथा है, लाइक एक कॉमिक्स है। उसको बड़े ध्यान से पढ़ें। क्या बात है, किस तरीके से ये संविधान काम करता है और नियम कैसे बनाए जाते हैं। सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर है। वह किसी दबंग किस्म का लड़का है। उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते। क्लास टीचर श्रीमती राव किसी काम से बाहर जाना चाहती है। वह सुरेश को सब बच्चों का ख्याल रखने का बोल कर चली जाती है। सुरेश मौके का फायदा उठाता है और अनिल को तंग करता है। अनिल, आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत करने वाला हूँ। लेकिन मैंने किया। अनिल पूछता है कि लेकिन मैंने किया क्या है। सिंपली जब किसी को ये कहा जाता है कि आपकी शिकायत जो है मतलब करूँगा, तो निश्चित रूप से उसे शिकायत पूछने का अधिकार होता है कि उसे किसके लिए तलब किया जाएगा। जब आप कक्षा से बाहर गई हुई थी तो अनिल शोर मचाकर सबको परेशान कर रहा था। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। अनिल, आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहीं रुकना पड़ेगा और तुम आज 100 बार लिखोगे कि मैंने मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा। लेकिन मैडम, मैंने तो किसी को कुछ किया भी नहीं है। ये देखिए, ये अब आपके सामने एक चित्र के माध्यम से कोई बात बताई जा रही है कि अगर सत्ता गलत लोगों के हाथों में पड़ जाए तो वो उसका दुरुपयोग कैसे करते हैं। अब संविधान का काम है सत्ता को बांटना, सत्ता देना, और जनता का काम है सत्ता का क्रियान्वयन करना, सत्ता को चुनना, सत्ता को आसीन करना। अब संविधान क्या करता है, सत्ता को चुनने के पश्चात उसको स्थापित कर देता है। और अब वह सत्ता, अब देखिए, जो शक्ति है वो जनता है। जनता अपनी शक्ति को उपयोग में लेती है और अपनी सारी शक्ति का स्वामी जो है वह राजा को बना देती है या किसी व्यक्ति को निर्धारित कर देती है। जैसा एज इट इज स्कूल में होता है। स्कूल में तुम क्लास में क्या करते हो, तुम सारे बच्चे मिलकर एक व्यक्ति को जो है मॉनिटर चुन देते हो। ये दरअसल चुनाव का एक छोटा रूप है। देश की तरह ही समझो इसे कि आपने एक व्यक्ति को मॉनिटर चुना।